Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 7 for Nutrition for the Community, and here we will discuss principles of meal planning and meal planning for the adult. Now first is meal planning. Any individual who carries the responsibility of providing meals has to take decisions regarding what to serve, how much to serve, how much to spend, where to shop, how much to buy, how to prepare food, how to serve meals, at what hour to serve meal, and so on. All such decisions are a part of planning meals. सो कोई भी इंडिविजुअल जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मील्स प्रोवाइड करने के लिए, उसे काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्या सर्व करना है, कितना सर्व करना है, कितना स्पेंड करना है उस खाने को बनाने के लिए, देन कहाँ से शॉप करना है वेजिटेबल्स के लिए, देन किस अमाउंट में वेजिटेबल्स खरीदनी है, हाउ टू प्रिपेयर फूड, कैसे फूड प्रिपेयर करना है, कैसे मील्स सर्व होंगी, किस टाइम पे सर्व होंगी, एंड सो ऑन. ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ये सारे ही डिसीजंस मील प्लानिंग का पार्ट होते हैं. एक्सटेंडिंग दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, वन कुड डिफाइन मील प्लानिंग as a simple practical exercise which involves applying the knowledge of food, nutrient requirement, individual preferences to plan adequate and acceptable meals. सो मील प्लानिंग को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर हमें अपनी फूड को लेकर नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है, फिर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये देखना होता है, और इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से एक एक्सेप्टेबल मील प्लान करते हैं. मील प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज द एम्स ऑफ मील प्लानिंग. सो बेसिकली मील प्लानिंग के कुछ एम्स होते हैं और उसी के चलते हम मील्स अपनी प्लान करते हैं. फर्स्ट इज टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैमिली साइज एंड कॉम्पोजिशन. सबसे पहले हम इसलिए मील प्लानिंग करते हैं ताकि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर सके कि उनको उनकी बॉडी को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, और साथ में फैमिली साइज देखते हुए और उसमें क्या कॉम्पोजिशन है, अगर एक इन्फेंट है तो उसको क्या खिलाना है और एक अगर एडल्ट है तो उसको क्या खिलाना है, इसके हिसाब से मील प्लान करते हैं. देन टू प्लान मील्स विद इन दी फैमिली इनकम, जितनी हमारी इनकम है और जिस हिसाब से हम एक्सपेंड कर सकते हैं उस हिसाब से मील को प्लान करते हैं. दैट इज मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द मनी अवेलेबल इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू एड इन द प्रॉपर परचेज, प्रिपरेशन एंड सर्विस ऑफ फूड, ताकि हम प्रॉपरली एक फूड परचेज कर सके, उसको प्रिपेयर कर सके और फिर उसकी सर्विसेज दूसरों को दे सके. देन टू इकोनोमाइज ऑन टाइम, लेबर एंड फ्यूल, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके और जो भी हम लेबर लगा रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे खाना बनाने में जो टाइम दे रहे हैं और जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एलपीजी यूज़ करते हैं, उन सबको इकोनॉमिकली यूज़ करना, उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है. देन टू प्रोवाइड वेराइटी इन द डाइट by making proper selection of foods from within each of the 3 food groups. एक प्रॉपर वेराइटी प्रोवाइड करने के लिए डाइट को, ताकि हम प्रॉपरली फूड सेलेक्ट करके और जितने भी 3 फूड ग्रुप्स अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे उन सबको प्रॉपरली एक इंडिविजुअल को दे सके. देन मेक मील्स अपीलिंग एंड पेलेटेबल बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फूड्स इन टर्म्स ऑफ कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर. मील्स को अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाना ज़रूरी है, तभी एक इंडिविजुअल को वो अच्छी लगती हैं. तो इसलिए फूड सिलेक्ट करना ताकि उसका प्रॉपर कलर हो, टेक्सचर हो और फ्लेवर हो, इसके लिए हम मील प्लान करते हैं. देन प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील्स टेकिंग इनटू अकाउंट इंडिविजुअल प्रेफरेंस. हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस की उन्हें क्या चाहिए उसको देखते हुए एक न्यूट्रिशियस मील को प्लान करना ज़रूरी है. देन प्लान मील्स इन एडवांस सो दैट एनी pre-preparation required can be made and also the leftovers from the previous meals can be economically utilized. So meals advance में plan करना ज़रूरी है ताकि pre-preparation अच्छे से हो सके और जो भी पहली meal के leftovers हैं उनको economically दोबारा से utilize किया जा सके. So these all are the aims of meal planning. Next is the factors to be considered while planning meals.
सो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करना ज़रूरी है मील प्लान करने के टाइम पे, जैसे कि सबसे पहले है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी. द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी सर्व्ड इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन मील प्लानिंग. सो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है एक इंडिविजुअल की कि क्या उन्हें सर्व करना है, एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है मील प्लान करने के टाइम पे. एंड दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर प्लानिंग मील्स फॉर अ फैमिली. सो जब हम फैमिली के लिए मील प्लान करते हैं उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसको प्रॉपरली कंसिडर करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज दी प्लान बैलेंस्ड मील्स. नाउ एक बैलेंस्ड मील को प्लान करना ज़रूरी है और ये भी एक फैक्टर है जो कि मील प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो इंक्लूडिंग फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज 3 ग्रुप्स इन ईच मील कैन इंश्योर बैलेंस्ड डाइट. अब बैलेंस्ड मील को प्लान करने के लिए तीनों जो फूड ग्रुप्स हमने पढ़े थे, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड रेगुलेटरी फूड ग्रुप्स, इन तीनों की ताकि एक इंश्योर बैलेंस्ड डाइट बन सके और तो इन तीनों फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट आर दी इकोनॉमिक कंसिडरेशन. सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एक फैमिली की इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं किसी भी एक खाने के लिए. सो इनकम ऑफ फैमिली और मोर स्पेसिफिकली द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर food per person influences the kind and amount of food to be included in each meal. And to understand this better, we can consider 3 different income groups: low, middle and high. So जो lower income group होगा वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, मीट या फ्रूट्स पे, तो उन्हें उसी हिसाब से अपनी फूड मील प्लान करनी होती है. ऐसे ही जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा वेराइटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स की, पल्सेस की, मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, और रीजनेबल अमाउंट में फैट और ऑयल और शुगर यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में. ऐसे ही जो इनकम जैसे जैसे आगे बढ़ती है और हाई इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो और ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उस हिसाब से वैरायटी इंक्रीज होती है फूड में. देन नेक्स्ट इज फूड एक्सेप्टेंस. इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, रिलीजियस टैबूज, socio-cultural practices are some of the factors that influence an individual's acceptance or rejection of certain foods. So कुछ इंडिविजुअल्स की जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, या फिर कुछ रिलीजियस टैबूज है, जैसे कि कुछ वेजिटेरियंस जो होते हैं वो नॉन वेज नहीं खाते, और या फिर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी एक इंडिविजुअल के फूड पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं कि क्या होंगी उनकी डाइट. एंड कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो माइंड में रखने चाहिए जब हम मील प्लान करते हैं, जैसे कि इंक्लूड ट्रेडिशनल और रीजन स्पेसिफिक फूड्स, जैसे कि गुजरात में ढोकला और खांडवी इंक्लूड कर सकते हैं फूड मील में. ऐसे ही तमिलनाडु के लिए इडली डोसा होता है, तो एक रीजन स्पेसिफिक फूड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं. देन प्लान मील्स कीपिंग द रिलीजियस कंसिडरेशंस इन माइंड, सिंस रिलीजन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस फूड एक्सेप्टेंस. सो रिलीजियस कंसिडरेशंस को माइंड में रखते हुए, जैसे कि अगर एक वेजिटेरियन के लिए हम मील प्लान करें तो उसमें नॉन वेज आइटम्स या फिर कोई भी ऐसी एग से बनी हुई चीज़ ना रखें, तो इसलिए उस हिसाब से हमें मील प्लान करनी होती है. देन प्लान मील्स कीपिंग इन माइंड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को क्या पसंद है खाने में और क्या नापसंद है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए मील प्लान करनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज द फूड अवेलेबिलिटी. नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन food items in a particular region influences meal planning. So फूड आइटम्स की अवेलेबिलिटी क्या है एक पर्टिकुलर रीजन में, उससे भी मील प्लान इन्फ्लुएंस होती है. फॉर इंस्टेंस कोस्टल रीजन्स में फिश और कुछ दूसरे सी फूड्स ईजिली अवेलेबल होते हैं और थोड़े सस्ते भी होते हैं. सो दीज फूड्स फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द कोस्टल रीजन. एंड सिमिलरली राइस इज अ कॉमन स्टेपल ग्रोन इन द साउथ, हेंस इट शुड एंड usually does form the major ingredient in the meals planned for the southern household. So ऐसे ही जैसे कोस्टल रीजन में फिश और सी फूड बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत चीप रेट्स पे मिलते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग ये खाना पसंद करते हैं. ऐसे ही राइस जो है कॉमन स्टेपल फूड है साउथ में,
और इसलिए इनको हम मेजर इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू सीजनल वेरिएशन इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड. और ऐसे ही सीजनल वेरिएशन के हिसाब से हम फूड कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं, तो उस हिसाब से हम मील प्लान कर सकते हैं. Then next factor is the meal frequency and meal patterns. अब you may have noticed that in different households the number of meals consumed in a day vary. कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा लंच और डिनर करते हैं, और कुछ लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच और फिर डिनर करते हैं. तो इसलिए अलग अलग हाउस होल्ड्स में अलग अलग नंबर होते हैं मील्स के. मतलब कुछ लोग 2 या 3 से ज़्यादा बार खाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 1 या 2 बार खाते हैं. So in some households only 2 to 3 meals daily are taken, whereas in others 5 to 6 meals may be eaten in a day. The timings of these meals may also vary. The income, activity pattern, physiological state and age of the individual influences meal patterns. So एक particular individual की क्या income है, उनकी activity patterns क्या है, physiological state क्या है और age क्या है, ये सारी चीज़ें भी meal पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है. सो एक इंडिविजुअल अगर हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो जनरली ज़्यादा मील्स कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू वो इंडिविजुअल जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो यहाँ पे इनकम फैक्टर आ जाता है. देन एक स्मॉल चाइल्ड जो होता है, एक छोटा बच्चा, वो ज़्यादा नहीं खाता. सो ही वुड नीड टू बी गिवन स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स. उसको जल्दी जल्दी देना पड़ेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में देते हैं. तो यहाँ पे एज फैक्टर आ जाता है. ऐसे ही एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जो नीड्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं. तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल स्टेट आ जाती है कि अगर एक सीनियर एडल्ट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा देना होता है. ऐसे ही एक अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसके लिए भी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फिजियोलॉजिकल स्टेट. सो मील फ्रीक्वेंसी और मील पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे मील्स को प्लान कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए. नेक्स्ट इज द इकोनोमाइज ऑन टाइम, लेबर एंड फ्यूल. सो हमें पता है कि जो हमारे बेसिक एम्स होते हैं मील प्लानिंग के, उनमें से एक है कि हमें टाइम, लेबर और फ्यूल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है. एंड दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिलीज वेयर द वुमेन इज वर्किंग और वेयर इनकम इज लिमिटेड. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कहाँ पे एक वुमेन अगर काम कर रही है फैमिली में तो कैसे कर रही है, और उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड होती है. तो इसीलिए टाइम, लेबर और फ्यूल को अच्छे से यूटिलाइज करना ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा खर्चा ना करें और जितना भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें. सो द नीड हेयर इज टू प्रिपेयर सिंपल मील्स विच आर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड. देन नेक्स्ट इज वैरायटी इन मील्स. उसके बाद मील्स में वैरायटी होनी ज़रूरी है, और वैरायटी अगर मील्स में तो उसकी वजह से मील्स हमारी अपीलिंग हो जाती हैं और सेटिस्फैक्ट्री हो जाती हैं. तो इसमें हम अलग अलग तरीके के कुकिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कलर, टेक्सचर और फ्लेवर चेंज हो सके. टाइप ऑफ फूड्स और सिलेक्शन जो हम करते हैं मील्स की वो चेंज कर सकते हैं, और फूड को थोड़ा गार्निश करके, अपीलिंग करके उसको सर्व कर सकते हैं. सो वन वुड डेफिनेटली नॉट लाइक टू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे. अगर हम रोज एक ही तरीके का खाना खाएंगे तो हम भी बोर हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई प्लानिंग मील्स वन शुड इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड्स इन द मील्स. And a suitable combination of foods in terms of color, texture, flavor and varying the methods of cooking would help make meals look more appealing and attractive. Then last factor is the satiety value. Meals should be such that they have a good satiety value. By satiety we mean meals should relieve hunger and give a feeling of satisfaction and fullness. So meals के अंदर एक अच्छी satiety value भी होनी चाहिए, और satiety का मतलब है कि वो हंगर रिलीव करने में, भूख मिटाने में केपेबल हो, ऐसी होनी चाहिए, और एक सेटिस्फैक्शन और फुलनेस दे, ऐसी मील्स होनी चाहिए. सो हेंस सम अमाउंट ऑफ फैट एंड प्रोटीन फूड्स मस्ट बी इंक्लूडेड. जैसे हमने पढ़ा था कि फैट्स और प्रोटीन रिच डाइट्स में सटाइटी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि फैट्स और प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं और थोड़े साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं. तो और इस वजह से हमें एक सटाइटी वैल्यू मिल जाती है, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है. सो हेंस सम अमाउंट ऑफ फूड एंड प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच मील सो एज टू provide adequate satiety value and prevent the
person from feeling hungry before it is time for the next meal. Okay, so these all were the factors which affect meal planning. Next is the adult. The term adult refers to any individual in the age group of 20 years and above. एक adult वो इंडिविजुअल होता है जो 20 साल के एज ग्रुप में होता है या 20 साल से ज़्यादा का होता है. द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 20 ईयर्स एंड एक्सटेंडिंग थ्रू ओल्ड एज टिल द टाइम ऑफ डेथ इज कंसिडर्ड द पीरियड ऑफ एडल्टहुड. सो एक एडल्टहुड जो पीरियड होता है वो 20 ईयर्स से स्टार्ट होता है और तब तक रहता है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती. सो एडल्टहुड रिप्रेजेंट्स दी स्टेजेस in life when an individual has completed his or her growth in terms of body size. So adulthood वो represent करता है, वो stage होती है जब एक individual जो है अपनी body size में पूरी तरीके से grow कर चुका है. The nutritional need is for maintenance of body functions rather than for growth. So उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स इसलिए होती है ताकि बॉडी फंक्शंस अच्छे से मेंटेन हो सके. टिश्यूज की वियर और टीयर के लिए होती है, ना कि ग्रोथ के लिए. Then the entire period of adulthood can be divided into two stages, that is the young adult and the older adult. A person in the early years of adulthood representing the stable state in life when tissue breakdown is not predominant or significant. The body retains the capacity to adequately replace the worn out tissue. So young adult जो होता है वो पर्सन होता है जो अडल्टहुड के अर्ली ईयर्स में होता है और इसमें एक स्टेबल स्टेट आ जाती है लाइफ में और टिश्यूज की ब्रेकडाउन इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती. जो बॉडी है उसकी कैपेसिटी जो है वो रिटेन रहती है और वर्न आउट टिश्यूज रिप्लेस होते हैं. देन इज द ओल्डर एडल्ट. अ पर्सन इन द लैटर ईयर्स ऑफ एडल्टहुड इज द ओल्डर एडल्ट. ओल्डर एडल्ट होते हैं जो एडल्टहुड के बाद के पीरियड में होते हैं. दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स. यहाँ पे टिश्यूज और सेल्स का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है एंड द बॉडी कैन नो लॉन्गर कॉम्पनसेट फॉर टिश्यू लॉस एडिक्वेटली. और इसमें थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है और ज़्यादा टिश्यू लॉस वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाते. नेक्स्ट आर दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग. एजिंग के टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उन्हें हम 3 टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट इज द किडनी फंक्शंस, देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शनिंग एंड स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट, किडनी फंक्शंस. ड्यूरिंग एजिंग देयर इज अ मार्क्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फंक्शनिंग किडनी सेल्स. सो एजिंग के टाइम पे किडनी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. दिस अफेक्ट्स किडनी फंक्शनिंग एंड एज अ रिजल्ट द बॉडी वेस्ट आर नॉट इफेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. और किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम आने की वजह से जितने भी बॉडी वेस्ट हैं वो इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाते बॉडी से. देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शनिंग. द नंबर ऑफ टेस्ट बड्स present in the mouth decrease with aging which reduces the sensitivity to taste. एजिंग के साथ साथ जो टेस्ट बड्स हैं टंग पे वो बहुत कम हो जाते हैं जिसकी वजह से जो टेस्ट के लिए सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है. There may also be a reduction in the amount of saliva secreted, thus making swallowing somewhat difficult. और सलाइवा की सिक्रीशन भी बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से फूड स्वैलो करने में प्रॉब्लम आती है. And to add to this is the problem of loose teeth which makes chewing difficult. और कई बार दांत में भी प्रॉब्लम आती है, टीथ लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा डिफिकल्ट आती है फूड च्यू करने में. Then is the skeletal system. Skeletal bone loss occur with aging and may have serious consequences among the elderly. बड़े लोगों में skeletal bone loss भी बहुत रेगुलर प्रॉब्लम रहती है और इसकी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं. With aging there is some thinning of bone tissue due to the loss of these minerals. अब कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एजिंग के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है बॉडी में जिसकी वजह से बोन टिश्यूज जो है वो थिन हो जाते हैं, उनकी जो लेयर्स है वो कम हो जाती है और बोन्स में फिर प्रॉब्लम आती है. इन सम इंडिविजुअल्स हाउएवर देयर इज एन एबनॉर्मल थिनिंग ऑफ बोन टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप्स. और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, उनके टूटने का डर रहता है.
Old people, especially women, are vulnerable to osteoporosis, but it is important to remember that these acute bone changes do not occur in an elderly person. Next are now the dietary intakes, recommended dietary intakes for the adult. The dietary intake for adult is expressed in terms of a reference man or reference woman. सो हम रेफरेंस मैन और एक रेफरेंस वुमेन का एग्जाम्पल लेके डाइटरी इंटेक्स को शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रेफरेंस मैन यू लर्न बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 20 to 39 ईयर्स एंड वेज 60 kg. एक अगर रेफरेंस मैन ले लें इंडियन रेफरेंस मैन, तो उसकी एज ग्रुप जो होगी वो 20 to 39 होगी और उसका वेट हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 ले लिया. सो इसके हिसाब से हम उनकी डाइटरी इंटेक्स को स्टडी कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की जो उनकी एक्टिविटीज है उसके हिसाब से एक एडल्ट को डिवाइड कर सकते हैं. लाइक द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविटी लेवल्स ऑन RDIs फॉर एडल्ट. तो इसमें हम उनके नेचर ऑफ वर्क और उनकी क्या एक्टिविटी है या किस प्रोफेशन में वो है, ऑक्यूपेशन क्या है, उससे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. सिडेंट्री मीनिंग लाइट वर्क. सो सिडेंट्री कैटेगरी में वो पर्सन आते हैं जो ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं एट वन प्लेस यूजिंग ओनली हिज हैंड्स एंड हेड. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे होंगे वो होंगे जैसे कि टीचर्स, टेलर्स, टाइपिस्ट, क्लर्क्स, ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स, हाउसवाइफ्स हु हैव हाउस होल्ड हेल्प. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज मॉडरेट मीनिंग नीदर टू लाइट नॉर टू स्ट्रेनुअस और हार्ड वर्क. A person is said to be moderately active individual if he or his or her work involves use of both hands and feet continuously but not very strenuously. So moderate वो होते हैं जिनको अपने हाथ और पैर दोनों यूज करने पड़ते हैं अपने काम में, लेकिन ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती. कुछ एग्जाम्पल जिसके हो गए जैसे कि पोस्टमैन, हाउसमेड्स, सर्वेंट्स, फिशरमैन, हाउसवाइफ्स who do most of the household work themselves. Third category is heavy meaning hard or strenuous work. A person is a heavy worker if he or she involves in hard or strenuous work using hands and feet very fast and continuously for a long period of time. जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और strenuous काम करते हैं वो heavy कैटेगरी में आते हैं. For example, रिक्शा पुलर, stone cutters, mine workers, coolie belong to this group. Then next is the influence of body size or composition on RDIs for adult. So RDIs जो है adult की उसका body size और composition पे का भी influence जाता है उस पे, and which includes like nutrient needs for men and women are different क्योंकि उनका बॉडी साइज अलग होता है, उनकी कॉम्पोजिशन अलग होती है. ऐसे ही जैसे कि मैन के केस में जो बॉडी है वो उसमें एक्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं जैसे कि मसल्स, एंड द वुमेन ऑन द अदर हैंड हैज़ मोर ऑफ द रिलेटिवली इनएक्टिव फैटी टिश्यूज. जो विमेन होती है उसमें इनएक्टिव फैटी टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से भी उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें अलग होता है. जैसे कि आयरन रिक्वायरमेंट जो होती है विमेन के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ men. This is so because extra iron is required to compensate for iron losses through menstruation in the women in the reproductive age group. Then next is the influence of age on RDIs for adult. ऐसे ही age group पे भी डिपेंड करता है कि उनका RDI क्या होगा, recommended dietary intake क्या होगी adults की. फॉर एग्जाम्पल 20 to 39 एज के जो एडल्ट होते हैं उनके लिए RDI जो होती है एनर्जी के लिए वो 100% होती है. फिर 40 to 49 में वो 95% हो जाती है. ऐसे ही 70 to 79 तक जाते जाते वो 70% RDI हो जाती है एनर्जी के लिए. सो इसलिए एज पे भी डिपेंड करता है कि उनकी रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक क्या होगी. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. First is list any 2 important physiological changes which take place during aging. And second, what 2 major aspects would you keep in mind while planning meals for a coal mine worker? That's all for this session. Thank you and have a nice day.